नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कपिल। क्या आप जानना चाहते हैं कि डेंटल इम्प्लांट कैसे किया जाता है? बहुत से लोग ये सोचते हैं कि डेंटल इम्प्लांट की सर्जरी जो है वो बहुत ज़्यादा दुखदाई और पीड़ादायक या असुरक्षित होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा डेंटल इम्प्लांट की स्टेप बाय स्टेप जर्नी कि डेंटल इम्प्लांट कैसे किया जाता है और कितनी समय लगता है और कैसे इसमें क्या क्या प्रोसेस रहते हैं, कितनी बार पेशेंट्स को आना पड़ता है। डेंटल इम्प्लांट्स एक बहुत ही वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीका है किसी भी दांत को फिक्स करने का। डेंटल इम्प्लांट्स के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है डेंटल कंसल्टेशन। इसमें डॉक्टर के पास पेशेंट आता है। पेशेंट को चेक करने के बाद, क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद, डॉक्टर उनके कुछ एक्सरेज, चाहे वो आईओपी है, ओपीजी है या डेंटल सीबीसीटी कराकर ये इवेलुएट करते हैं कि आपके मसूड़ों की कंडीशन, आपके दांतों की कंडीशन और आपकी हड्डी की कंडीशन कैसी है। अगर ये स्थिति सब नॉर्मल पैरामीटर्स में है तो पेशेंट को डॉक्टर कहता है कि यू आर ए गुड कैंडिडेट फॉर डेंटल इम्प्लांट्स। परंतु यदि कुछ केसेस में अगर हड्डी कम है या मसूड़ा कमज़ोर है तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उस कंडीशन के भी बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल होते हैं। अगर हड्डी और मसूड़ा कमज़ोर है तो हमें ग्राफ्टिंग प्रोसीजर्स करने की ज़रूरत पड़ सकती है, उसके बाद इम्प्लांट किए जा सकते हैं। किसी भी पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट प्लानिंग इतनी ज़रूरी है कि उसके बाद ही डेंटिस्ट ये डिसाइड कर पाते हैं कि डेंटल इम्प्लांट कितने लगेंगे, कितने नंबर्स में लगेंगे, कौन सा डेंटल इम्प्लांट लगेगा, क्या साइज रहने वाला है और किस एंगुलेशन पे लगाया जाने वाला है और किस तरह के प्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल किया जाना है। प्रोस्थेटिक्स अगर स्क्रू रिटेन होना है, सीमेंट रिटेन होना है, पीएफएम होना है, जिरकोनिया होना है, पीएमएमए होना है, हाइब्रिड प्रोस्थेसिस होना है या पोलोमोलो होना है, तो यही सब चीज़ों का निष्कर्ष निकालने के लिए एक ट्रीटमेंट प्लानिंग का बहुत अहम योगदान होता है। तो ट्रीटमेंट प्लानिंग जो है वो बहुत अच्छी और सॉलिड तरीके से किया जाना बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट प्लानिंग में ही सबसे पहला स्टेप होता है कि डिजिटल सॉफ्टवेयर और एआई की मदद से हम उसको गाइडेड सर्जरी के लिए प्लान कर सकते हैं। ये पता लग सकता है कि कितने लंबे इम्प्लांट डालने हैं, कितने डायमीटर के इम्प्लांट डालने हैं और कैसा इम्प्लांट का फिट रहने वाला है, या सिंगल पीस इम्प्लांट डालने हैं या 2 पीस इम्प्लांट डालने हैं, मल्टी यूनिट की ज़रूरत रहेगी या हमें जो सीमेंट रिटेन अबटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ट्रीटमेंट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ट्रीटमेंट प्लानिंग को बहुत अच्छे से किया जाना जरूरी है ताकि आपका रिजल्ट सक्सेस बेहतर से बेहतर किया जा सके। ट्रीटमेंट प्लानिंग के बाद दूसरा स्टेप आता है इम्प्लांट प्लेसमेंट सर्जरी। सर्जरी, डरिए नहीं, सर्जरी वैसी सर्जरी नहीं होती जैसी अमूमन पेट की सर्जरी या अपने हार्ट की सर्जरी कराई होती है। ये बहुत ही एक सिंपल सर्जरी है, बट हाँ, बहुत ही प्रिसीजन और सोफिस्टिकेटेड तरीके से किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए डेंटिस्ट सबसे पहले आपको लोकल एनेस्थीसिया देते हैं जहाँ पे भी आपको इम्प्लांट किया जाना है। अब इम्प्लांट सर्जरी में सबसे पहले क्या होता है, एक छोटा सा इंसीजन दिया जाता है, छोटा सा एक चीरा लगाया जाता है। चीरे लगाने के बाद मसूड़े को हटाया जाता है तो हड्डी एक्सपोज हो जाती है। तो उस हड्डी में ड्रिल करी जाती है, जो इम्प्लांट ड्रिल्स की मदद से की जाती है। कितने साइज का इम्प्लांट डालना है वो ड्रिल की जाएगी। ड्रिल करने के बाद आपका एक इम्प्लांट उसमें फिक्स कर दिया जाता है और उसको फिट कर दिया जाता है और कवर स्क्रू लगा के सूचर से टाके लगाकर मसूड़े को क्लोज कर दिया जाता है। सर्जिकल फेज के बाद डॉक्टर आपको कुछ सर्टेन प्रिकॉशंस बताते हैं, वो प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने होते हैं। कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरीज रहती हैं। वो आपको 3 से 5 दिन की डिपेंडिंग अपॉन मेडिकल हेल्थ, मेडिकल कंडीशंस दी जाती हैं। उसके बाद हीलिंग फेज शुरू होता है और 1 हफ्ते के बाद आपके स्टिचेस जो टाके लगाए गए थे, सूचर, उसको रिमूव किया जाता है और इसी के साथ हमारा हीलिंग फेज शुरू हो जाता है। हीलिंग फेज में क्या होता है कि हड्डी और इम्प्लांट एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, वो दोनों एक हिस्सा बन जाते हैं। और इसके साथ साथ जितना हीलिंग फेज आपका बेहतर रहेगा, जितना हीलिंग फेज आपका अच्छा होगा, जितनी हीलिंग आपकी फास्ट होगी, उस प्रोसेस को जो बोलते हैं हीलिंग फेज को हम ओशियो इंटीग्रेशन बोलते हैं। हड्डी का दांत से जुड़ने के प्रोसेस को हम ओशियो इंटीग्रेशन बोलते हैं। ओशियो इंटीग्रेशन जो है वो होने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना पड़ता है जिसे हम प्रोस्थेटिक या अबटमेंट प्लेसमेंट फेज कहते हैं। लेकिन हीलिंग फेज हमारा पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, वेरी करता है। किसी किसी पेशेंट में 2 से 4 महीने रह सकता है, बट अगर आपके इम्प्लांट के साथ कोई ग्राफ्टिंग प्रोसीजर किया गया है, ग्राफ्टिंग सर्जरी किया गया है, तो ये 4 से 6 महीने रह सकता है। हीलिंग फेज खत्म होने के बाद जो हमारा अगला फेज होता है इम्प्लांट
के प्रोसीजर में वो होता है प्रोस्थेटिक फेज और अबटमेंट फेज। इसमें आपके हीलिंग फेज कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर एक थोड़ा सा एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया देने के बाद लेज़र, सॉफ्ट टिश्यू लेज़र की मदद से, डायोड लेज़र की मदद से या फिर फ्री हैंड एक छोटा सा इंसीजन देके इम्प्लांट को एक्सपोज करते हैं। एक्सपोज करने के बाद उस पर एक हीलिंग कॉलर लगाया जाता है। हीलिंग कॉलर किस लिए लगाया जाता है? ताकि आपका इम्प्लांट जो है, जो हड्डी के अंदर था, उसको अब बाहर, मुंह के बाहर कैसे उसके साथ जोड़ा जाए जिस पे दांत फिक्स हो। तो हीलिंग फेज जो होता है वो अमूमन 7 से 14 दिन रह सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपकी कंडीशन। और उसके बाद आपका जो फेज रहेगा वो अबटमेंट फेज रहेगा। आपका डॉक्टर ये डिसाइड करेगा कि आपका जो दांत लगना है वो सीमेंट रिटेन लगना है या फिर स्क्रू रिटेन लगना है। अगर सीमेंट रिटेन लगना है तो आपको अबटमेंट प्लेस कर दिया जाएगा एक सर्टेन डायमीटर और लेंथ के हिसाब से, और फिर आपका इंप्रेशन लिया जा सकता है 2 हफ्ते के बाद। और अगर स्क्रू रिटेन लगना है तो हीलिंग कॉलर को निकालेंगे और डॉक्टर आपका एक ओपन ट्रे इंप्रेशन लेगा। ओपन ट्रे इंप्रेशन लेने के बाद वापस हीलिंग कॉलर लगा देंगे और आपकी एक जॉ की बाइट लेंगे, अपर लोअर इंप्रेशन लेंगे और लैब में उसको फैब्रिकेशन के लिए भेज देंगे। कि जब लैब से जब आपका प्रोसेस आ जाएगा, प्रोस्थेसिस बन के आ जाएगा, तो मेटल ट्रायल आएगा। अगर स्क्रू रिटेन है तो भी मेटल ट्रायल आएगा और अगर सीमेंट रिटेन है तो भी मेटल ट्रायल आता है। लेकिन कभी कभी अगर आपका इंप्रेशन बहुत अच्छी एक्यूरेसी से आता है तो कभी कभी लैब वाले उसको फाइनल भी बना देते हैं। तो आपका ट्रायल आता है तो उसमें हीलिंग कॉलर को निकालते हैं। हीलिंग कॉलर को निकालने के बाद मेटल फिट चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक एक्सरे लेके कि उसका फिट अच्छा है कि नहीं है, कोई गैप तो नहीं है इम्प्लांट और अबटमेंट के बीच में। अगर गैप नहीं है तो हम उसको वापस निकाल के लैब में उसको फाइनल प्रोस्थेसिस के लिए भेज देते हैं। और अगर सीमेंट रिटेन बनना है तो आपका ट्रायल आता है, तो ट्रायल आने के बाद उसको चेक किया जाता है, उसके मार्जिन्स चेक किए जाते हैं, कहीं पे गैप तो नहीं आ रहा है, इम्प्लांट के कोई मार्जिन्स एक्सपोज तो नहीं है। अगर एक्सपोज नहीं है तो फिर एक बाइट लेकर लैब में वापस भेज दिया जाता है फाइनल के लिए। अब आता है क्राउन प्लेसमेंट स्टेप। क्राउन प्लेसमेंट जब लैब से आपका प्रोस्थेसिस फाइनली बन के आ गया है, अगर सीमेंट रिटेन है तो उसको क्राउन को विद द हेल्प ऑफ एक सीमेंट आपके दांत अबटमेंट पे फिक्स कर दिया जाता है। और अगर स्क्रू रिटेन है तो आपका हीलिंग कॉलर को निकाल के विद द हेल्प ऑफ अबटमेंट स्क्रू उस दांत को फिक्स कर दिया जाता है। और आपको डॉक्टर चेक करता है कि आपकी बाइट कहीं पे ऊपर नीचे तो नहीं लग रहा, कहीं दांत अड़ तो नहीं रहा, कहीं ऊंचा ऊंचा तो नहीं है, आपकी टंग है जो पूरी उस पर प्रॉपरली तरीके से रेस्ट कर रही है, टंग को बाहर उभरा हुआ तो नहीं लग रहा है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद उसको फाइनल प्रोस्थेसिस लगा दिया जाता है। अब वीडियो के इस हिस्से में बात करेंगे बेनिफिट्स और कंक्लूजन की। आपकी कॉन्फिडेंस वापस देता है, ये आपकी स्माइल वापस देता है, और सबसे ज़्यादा जरूरी ये आपकी च्यूइंग एफिशिएंसी को बिल्कुल वापस लाता है। डेंटल इम्प्लांट्स के साथ आपकी च्यूइंग एफिशिएंसी ऑलमोस्ट वैसी ही होती है जैसी आपकी नेचुरल दांतों के साथ होती है। डेंटल इम्प्लांट्स बहुत लंबे समय तक एक टिकाऊ ऑप्शन है, सुरक्षित है, और ये आपको बिल्कुल ऐसा ही महसूस कराता है जैसे आपके नेचुरल दांत हैं। तो हाँ, यदि अगर आपका भी कोई दांत टूटा हुआ है और आप भी डेंटल इम्प्लांट्स कराने की सोच रहे हैं तो आपको डेंटल इम्प्लांट्स के लिए एक डॉक्टर के पास आके कंसल्टेशन करवानी चाहिए। हर पेशेंट को की ज़रूरत अलग अलग होती है, हर पेशेंट का बजट अलग अलग होता है। हर पेशेंट को ये देखना चाहिए कि वो किस डेंटिस्ट के पास जाके अपना डेंटल इम्प्लांट करा रहे हैं, क्योंकि आपका डेंटिस्ट जो इम्प्लांट सर्जन है वो एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, उसे हज़ारों इम्प्लांट्स का अनुभव होना ज़रूरी है, ताकि आपको वो एक सुंदर, टिकाऊ और सुरक्षित तरीका दे सके, ताकि आप अपनी च्यूइंग एफिशिएंसी को वापस पा सकें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि हाँ, आपके परिवार में कोई डेंटल इम्प्लांट के बारे में सोच रहा है या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई डेंटल इम्प्लांट करवाने के लिए सोच रहा है तो उसे वीडियो ज़रूर भेजिए, ये उसके काम ज़रूर आएगी। थैंक यू वेरी मच।